आज का लाइव सेशन जी टैक्सेशन से रिलेटेड है, क्वेश्चन आंसर सेशन है। अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जी जनाब, मैं वेट कर रहा हूँ आप दोस्तों का। कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर कर देता हूँ जो कि लॉसेस से कनेक्टेड है, वहाँ से मैं शुरू करूँगा। जैसे जैसे आप लोगों के सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे हम उसको एंटरटेन कर लेंगे। तो कोशिश करते हैं कि आज का जो सेशन है उसको फ्रूटफुल बनाएं, और उम्मीद करते हैं कि लोग इसमें ज़रूर शेयर करेंगे। तो थोड़ा सा मैं लॉसेस के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। जी जनाब, सबसे पहले ये इनकम फ्रॉम सैलरी की मैं बात करने जा रहा हूँ। जी सबसे पहले ये इनकम फ्रॉम सैलरी है जी, इसको मैं पहले बता देता हूँ। सेट ऑफ के जो सेट ऑफ प्रिंसिपल, उसके बाद मैं कैरी फॉरवर्ड की फिर बात करता हूँ आप लोगों से। तो सबसे पहले है जी आपका सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है। इसमें आपको पता है कि सैलरी के केस जो कि एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते, 12 सबसेक्शन 4 मैंने कोट किया हुआ इसके अंदर। तो इसलिए इसमें लॉस तो आ नहीं सकता। मैक्सिमम ये है कि या तो आपको तनख्वाह मिलेगी या आपको नहीं मिलेगी, नंबर वन। नंबर टू ये है कि इसके जो जब वो लॉस ही नहीं आएगा तो फिर ना इसमें कोई सेट ऑफ का क्वेश्चन अराइज होता है, जो कि आपको नज़र आ रहा है मैंने इसके अंदर लिख दिया। अब मैं कैरी फॉरवर्ड की भी बात कर लेता हूँ। जी ये मैंने पेस्ट कर दिया जी। अब दूसरा ये है कि आपको पता है कि इसमें चूँकि लॉस हो नहीं सकता, तो जब सेट ऑफ ही नहीं है तो फिर कैरी फॉरवर्ड भी कैसे होगा। इसलिए कोई भी लॉस जो होगा वो आप कैरी फॉरवर्ड इसमें नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल थे दोनों के जो सैलरी इनकम के आपके सामने आ गए। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा इसमें प्रिंसिपल ये है, वो लिखा हुआ है इसके अंदर, मैंने आपको पेश कर दिया है कि आप सैलरी इनकम के अगेंस्ट कोई दूसरा लॉस भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते। यानी अगर आपका अदरवाइज लॉस कोई भी है और सैलरी इनकम आ रही है तो आपको ग्रॉस सैलरी इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स जो है वो लग जाएगा। मसलन फ़र्ज़ कर लेते हैं आपकी बिजनेस लॉस है 20 लाख रुपए का, और सैलरी इनकम आ रही है फ़र्ज़ करें 30 लाख रुपए, तो लॉस एडजस्ट किए बगैर ही सैलरी के ऊपर आपको टैक्स लग जाएगा। तो ये पहला प्रिंसिपल है सैलरी इनकम से रिलेटेड जो लॉसेज है। अब मैं चलता हूँ दूसरे हेड की तरफ, वो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जी इसके पहले सेट ऑफ के प्रिंसिपल और फिर कैरी फॉरवर्ड के। जी सैलरी प्रॉपर्टी इनकम में अगर आपको 15 की डिडक्शन लो है तो वो आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में है, तो ज़ाहिर बात है फिर आप अपना जो लॉस है इस हेड में आ सकता है, और उस लॉस को आप दूसरे किसी हेड के इनकम के अगेंस्ट एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी के अलावा आप दूसरे हेड के अगेंस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका
बेसिक प्रिंसिपल। लेकिन अगर आप सेपरेट ब्लॉक में हैं या फाइनल डिस्चार्ज इनकम है या इनकम एग्जेम्प्ट है, तो उस सूरत में फिर आप लॉसेस की एडजस्टमेंट क्लेम नहीं कर सकते। जी, अब मैं इसके कैरी फॉरवर्ड की तरफ जा रहा हूँ। जी, अगर अब इसमें जो अनएडजस्टेड लॉस है, चूंकि इसमें कैरी फॉरवर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, ये ज़रा पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा। जी, हमारे साथ है आसिफ मलिक साहब, वो कह रहे हैं अगर कोई शख्स, जी वो कह रहे हैं अगर कोई शख्स 5 साल से बाहर मुल्क में है और उसने अपना अकाउंट पाकिस्तान में खुलवाया हुआ है और 2019 में प्रॉपर्टी भी खरीदी है, उसकी रिटर्न कैसे जाएगी, नील की या फिर इनकम की? देखें आसिफ मलिक साहब, बात ये हो रही है कि अगर आपने पैसा भेजा है और आपने खुद ही कहा है कि 2019 में प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी इनकम बाहर क्या थी, उसको भी देखना पड़ेगा। प्लस ये है कि प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी है उस पर टैक्स भी दिया होगा, तो उसके पैसे आपके सोर्सेज आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो अपेरेंटली तो यही लग रहा है कि आपको टैक्स नहीं होगा, लेकिन वो पैसा कैसे भेजा, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो सारे क्वेश्चन आपको टैक्स पेयर से करने पड़ेंगे, फिर आप उसकी रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं वेल्थ स्टेटमेंट के साथ। तो आसिफ मलिक साहब, ये आपके लिए जवाब है, अगर आपको मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। आगे आ गए जी हमारे साथ एहतशाम मुगल साहब है, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कह रहे हैं सर, अगर एसोसिएटेड कंपनी अपनी रॉ मटेरियल के अगेंस्ट पेमेंट 20% करके करती है फुल पेमेंट इन 5 इंस्टॉलमेंट्स, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में टैक्स डिडक्ट करती है कमीशन पे, पर पेमेंट कर देती है बाकी इंस्टॉलमेंट्स अपनी सिस्टर कंसर्न कंपनी, बाकी क्या कह रहे हैं जी, बाकी इंस्टॉलमेंट्स अपनी सिस्टर कंसर्न कंपनी से करवाती है, तो वो कंपनी उस पेमेंट पे टैक्स का डिडक्ट करेगी कि नहीं? उसको अपनी बुक्स में क्या शो करवाना होगा उस पेमेंट के, क्या जो उसने अपनी एसोसिएटेड के बिहाफ पे की है? देखें एहतशाम साहब, बात ये हो रही है, अगर आप दूसरी कंपनी का या किसी और की पेमेंट अपने उसके बिहाफ पे कर रहे हैं, तो आपकी बुक में तो रिसीवेबल स्टैंड हो जाएगा ना, तो आपने तो टैक्स नहीं काटना, आप उसके बिहाफ पे पेमेंट कर रहे हैं, तो टैक्स उसी को काटना पड़ेगा जो यही समझा जाएगा कि पेमेंट जो है वो दूसरी पार्टी कर रही है। लेकिन इसमें एक मसला है, तो ये है कि जो आप पेमेंट करेंगे उसमें डेबिट पार्टी को कर देंगे और टैक्स काट के फिर आपको कोशिश करें कि उनसे कहें जी टैक्स जितना बनता है वो कटवा के इसके अंदर जमा करवा लें, ताकि अमाउंट जो है वो टैक्स के बाद ही दूसरी पार्टी के पास पहुंचे। ये आप अपनी कंपनी के साथ डील कर लें, तय कर लें आपस में। ये आपके एहतशाम मुगल साहब जवाब है, इसको आप ज़रा नोट कीजिएगा। दूसरा, कोशिश करें कि पेमेंट वही कंपनी करे जिसकी पेमेंट है, ताकि उसका टैक्स वो अपनी बुक्स में एक्सपेंस भी क्लेम कर सके, और प्लस जो है क्या कहते हैं इनवाइसिस को फिर उसको सेटल डाउन करने में बड़ी आसानी रहेगी। अगर पार्टी अंदर आएगी तो और भी मसाइल इसमें शुरू हो जाते हैं, तो बेहतर यही है कि आप पार्टी की पेमेंट जो है ना वो वही बंदा करे जिसने परचेजिंग की हुई है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहरहाल दोनों सूरतों में एहतशाम साहब आपको जवाब दे दिया है, अगर आपको मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। उसके बाद मजहर हुसैन साहब आए, वो कह रहे हैं 153(1)(b टोटल सेल 1000 रिसीट 800 विद होल्डिंग टैक्स 64, व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ 200 रिसीवेबल इन द इनकम टैक्स रिटर्न, व्हाट वुड पेएबल 16 और 150 एज पर 113? देखिए मजहर हुसैन साहब, जो टर्नओवर टैक्स है वो तो पैसे रिसीव हुए या नहीं हुए, वो तो 113 तो आपको टोटल पे लगेगा, उसको आप देख लें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जहाँ तक विद होल्डिंग टैक्स है तो 153(1)(b में ये मिनिमम टैक्स है, ये वाला टैक्स या प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स, टैक्सेबल इनकम, या अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स अगर कंपनी है, और या 113, विच एवरेज जो हायर होगा वो आप पे करेंगे। तो मजहर साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। उसके बाद आया जी, अच्छा आसिफ साहब ने कहा जी थैंक्स, और ये आपका शुक्रिया। मोहम्मद काशिफ चौधरी है, कह रहे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। काशिफ साहब, कोई सवाल हो तो वो ज़रूर करें,
तो ये मैंने प्रॉपर्टी इनकम का लॉस भी आप लोगों से शेयर कर दिया कि उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जी मैं वेट कर रहा हूँ कोई और सवाल हो। चले उन्होंने भी ओके कर दिया जी, एहतशाम मुगल साहब ने भी। मैं आपको जी अपना, हम लोगों ने वीडियो चैनल बनाया है जी आप लोगों का यूट्यूब पे, उसमें 200 प्लस वीडियोस अपलोड किए हैं, उसका मैं लिंक आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। जी ये मैं लिंक आप लोगों को दे रहा हूँ जी, इसको आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा। एक तो दो फायदे होंगे, एक तो आपको जितनी वीडियोस है वो सारी आपके पास आ जाएगी, प्लस नई वीडियो जो भी होगी वो बेल आइकॉन के थ्रू वो भी आपको मैसेज चला जाया करेगा। जी जनाब, इसमें 200 प्लस वीडियोस है जिसमें लेक्चर्स हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन है, बड़ा कुछ है। एक और सवाल आ रहा जी, एडवोकेट असलम तरीन साहब कह रहे हैं बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स क्या है? अगर अब तक इस पर कानून साजी ना हुई हो तो क्या ये पंजाब या सिंध एग्रीकल्चर टैक्स के मुताबिक टैक्स जमा कर सकते हैं? नहीं नहीं एडवोकेट असलम तरीन साहब, सीधी सी बात है, अगर वहाँ पे कानून साजी नहीं हुई तो फिर आपको क्यों परेशानी है, फिर तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात अब ये है कि उसमें लॉ ये कहता है कि एफबीआर तभी आपको छूट देगा अगर आप रिस्पेक्टिव प्रोविंस को टैक्स देंगे। ये एक मसला आ रहा है, तो पहले चेक करें कि बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो शायद नहीं है, लेकिन मैं वर्बल बता रहा हूँ, आप इसको चेक कर लें। तो उसका स्टेटस फिर क्या होगा उसको देखना पड़ेगा आपको। अगर वो लॉ अप्लाई नहीं होता तो जहरी बात है, फेडरल लॉ में तो सेक्शन 41 में वो वैसे ही एग्जाम्प्ट है, ठीक है, फिर आपके ऊपर जहरी बात है वो रेलिवेंट लॉ भी नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोविंस ने अगर टैक्स मांगा है तो वो यही समझा जाएगा कि उसको पेड हो गया है। तो बलूचिस्तान वाला ज़रा चेक कर लें आप, क्योंकि मैं मेरे पास है सच बलूचिस्तान का केस नहीं है, पंजाब वाले तुम्हारे पास है, सिंध वाला भी है, उसमें लगे हुए टैक्सेस। जी इसको ज़रा इस तरह चेक कर लें। मोहम्मद काशिफ चौधरी कह रहे हैं सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने विदहोल्डिंग टैक्स 4.5% था लेकिन पिछले साल से गवर्नमेंट ने उसको 1% कर दिया था। अच्छा देखें, अगर रेट चेंज हो गया हुआ है तो जो रेट जिस वक्त पेमेंट होगी, जो रेट एप्लीकेबल होगा उसके मुताबिक होगा। तैयब रहमान साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। आगे आ रहे जी मोहम्मद काशिफ चौधरी, वो कह रहे हैं लेकिन बहुत सारी पार्टीज अभी तक 4.5% ही डिडक्ट कर रही हैं। देखिए वो तो फिर आपको चेक करना है ना, बताना कि 153 में मेरे ऊपर जो अप्लाई होता है वो कौन से वाला है, आया 1% वाला या 4.5% है। ये तो आप उसको कहेंगे तो उस हिसाब से वो टैक्स काट लेगा आपका। तो ये इस पार्टी के साथ डायरेक्टली डील कर ले आपके, जी ये लॉ एप्लीकेबल है, वही टैक्स काटे। एडवोकेट मलिक आदिल कह रहे हैं सर इफ नॉन रेजिडेंट रिसीव नोटिस ऑफ 176 टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी देन व्हाट टू डू। देखें एडवोकेट मलिक अदील साहब, जहरी बात है फिर आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पावर है कि वो किसी भी बंदे से इंफॉर्मेशन इसकी वेल्थ स्टेटमेंट की या उससे कनेक्टेड जो प्रॉपर्टी है वो मांग सकते हैं। तो आप उसके सोर्सेज देखें कितने हैं और पैसा कैसे आया पाकिस्तान में, लॉ को डील करें और उसके मुताबिक इस नोटिस का आप जवाब दें। जी कोई और सवाल हो तो मैं वेट कर रहा हूँ जी आप लोगों का। जी जनाब, एडवोकेट मलिक आदिल साहब जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। तो मैं अभी आप लोगों से शेयर कर रहा था जो लॉसेज रिलेटेड टू सैलरी वाला और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेरी थोड़ी सी बात हुई। अब मैं आपको नेक्स्ट लेके जा रहा हूँ जी बिजनेस लॉसेस की तरफ कि उसका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा। तब तक अगर कोई सवाल आपका आएगा तो मैं एंटरटेन कर लूँगा। जी मैं अपने को थोड़ा पेंडिंग कर रहा हूँ, पीछे एक और सवाल आ गया है, वो किया है, वो कह रहे जी मोहम्मद काशिफ चौधरी कह रहे हैं सर प्लीज एलोबरेट अबाउट करंट विदहोल्डिंग टैक्स रेट। देखिए टैक्स रेट काशिफ चौधरी साहब वो होता है कि आप टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या ले रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों पे रिड्यूस रेट भी है, कुछ चीज़ों पे स्टैंडर्ड रेट है। 4.5% अगर आप रिड्यूस रेट में ना गए और अगर वो ATL की लिस्ट में ना हुआ तो वो डबल हो जाएगा, वो 9% हो जाएगा। तो इसको ज़रा देखिए 153 में
कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कौन सी है। रिड्यूस रेट में अगर ना गई या एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट ना पार्टी के पास हुआ तो तब आप उसका 4.5% टैक्स काट सकते हैं जी, अगर आप विद होल्डिंग एजेंट ज़ाहिर बात होंगे तो। जी काशिफ चौधरी साहब अगर जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। फिर आगे एहतशाम मुगल साहब सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सर वन क्वेश्चन है कि अब एक बंदा अपने बताए क्या कह रहे, एक बंदा अपने बताए अपने बेटे को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है पाकिस्तान में, लेकिन उसका बेटा पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं अर्न करता, बस फॉरेन इनकम अर्न करता है और उधर टैक्स भी देता है। वो बंदा पाकिस्तान में अपनी रिटर्न में उस प्रॉपर्टी को शो कर देगा तो क्या उसकी ऑब्लिगेशन होगी, काइंडली बता दें। मसला ये आ रहा है शाम मुगल साहब के प्रॉपर्टी जो है ना, पहली बात तो ये है कि नॉन रेजिडेंट अपने रिलेटिव्स को जो कि स्पेसिफाइड, अब आप ना 7 बंदों से सिर्फ गिफ्ट ले सकते हैं, क्योंकि उनका बेटा है तो उसको कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो बंदा जो गिफ्ट रिसीव करेगा वो रेजिडेंट होना ज़रूरी है। 79 सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि देने वाला बंदा, आप नॉन रेजिडेंट से गिफ्ट ले तो सकते हैं लेकिन उसको गिफ्ट दे नहीं सकते। अगर तो उनका बेटा पाकिस्तान में है और वो रेजिडेंट है, ज़ाहिर बात है, तो फिर तो आप उसको गिफ्ट दे सकते हैं। अदरवाइज थोड़ी लिमिटेशन लग गई है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो आप फिर उसको गिफ्ट इस तरह एग्जीक्यूट ना करें जब तक कि वो रेजिडेंट ना बन जाए। ये ज़रा जहन में रखिएगा। यानी आप नॉन रेजिडेंट से गिफ्ट ले तो सकते हैं, उसको दे नहीं सकते। देंगे तो ज़ाहिर बात है वो फिर उसको वो एग्जम्पशन जो 79 की मिलनी है वो नहीं मिलेगी। जी जनाब एहतशाम मुगल साहब, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, इसको ओके कर दें। आगे हैं जी तैयब रहमान साहब है, वो कह रहे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। एक भाई ने अपनी बेटी के फी पर टैक्स दिया है, अब वो खुद अब्रॉड में रहता है और प्रॉपर फाइलर भी है, उसको रिफंड कैसे मिल सकता है? देखिए तैयब रहमान साहब, वो रिटर्न फाइल करें, ट्रू पर्टिकुलर्स दें, और जो आप एजुकेशन पे टैक्स देंगे उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। 236 आई है अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, तो वो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ओबियसली सारी चीज़ें पेपर वर्क करने के बाद आप इस चीज़ को करेंगे। जी अगर आपको जवाब मिल गया हो तैयब साहब तो ओके कर दें। सैयद सैद अली कह रहे हैं सर अदर प्रोविंस सेल टैक्स पर PRA, KPRA, BRA एक्सेट्रा इज क्लेमेबल एज इनपुट टैक्स इन SRB। देखें बात ये हो रही है, देखें ये जो सर्विसेज वाला टैक्स है ये प्रोविंस के मुताबिक है। आपने हर प्रोविंस में अगर आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं तो आपको सबकी रजिस्ट्रेशन अलग होनी है और रिस्पेक्टिव प्रोविंस में ही आपको इनपुट मिलेगा। दूसरे में आप जाके वो क्लेम नहीं कर सकते हैं अनलेस कि आप FBR में सेल टैक्स रिटर्न ना फाइल कर रहे हो। यानी अगर आप मेन गुड्स के सप्लाई हैं लेकिन कुछ थोड़ी सी सर्विसेज साथ है तो उसकी एडजस्टमेंट आप FBR में क्लेम कर सकते हैं, वरना प्रोविंस वाइज ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है क्योंकि रजिस्ट्रेशन और सारा कुछ इनपुट आउटपुट अलग अलग होगा। जी जनाब ये सैयद सैद अली का सवाल था, उनको जवाब दिया जी। आगे है जी मोहम्मद खालिद चौधरी कह रहे हैं सर स्टेनलेस स्टील आइटम्स, हाँ तो चेक करें ना जी, इसको रिड्यूस रेट में पहले चेक कर लें। अगर रिड्यूस में ना गया तो 4.5% में आ रहा है। सेकंड शेड्यूल के क्लॉजेज भी आपको देखने पड़ेंगे, फिर बात होगी। आगे एडवोकेट मलिक कह रहे हैं जी क्लियर हो गया, थैंक यू, आपका शुक्रिया जी। मोहम्मद काशिफ चौधरी कह रहे हैं पाइप शीट वॉल्स विच आर यूज इन ऑल टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल केमिकल इंडस्ट्रीज। तो ठीक है ना जी, आप उसको चेक कर लें। अगर आपको रिड्यूस रेट ना मिला तो फिर 4.5 में ही वो फॉल करेगा जी। मोहम्मद काशिफ चौधरी कह रहे हैं सर प्लीज़ शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर। काशिफ चौधरी साहब नंबर आप ऐसे करें, मैं आपको इधर शेयर कर देता हूँ। नंबर आपको चाहिए, नंबर है जी 0333। ये नंबर जी मैंने आपको शेयर कर दिया। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं, कौन आ गया,
अब आना है जी, बारी किनकी है। ये कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको शेयर कर दिया जी। फिर मजहर हुसैन साहब कह रहे हैं सर ओके मिनिमम 8% पर पे कर दिया करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर व्हेन अमाउंट रिसीव्ड टैक्स वुड बी कलेक्टेड बाय पार्टी, वुड इट बी डबल टैक्सेशन। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका मजहर हुसैन साहब, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। देखिए पहले तो आप चेक करें आप कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हैं या कि एओपी के अकाउंट्स बना रहे हैं। अगर आप एओपी के बना रहे हैं तो आप कैश बेसिस पे आ जाए, फिर आपको इसमें ऑफर करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अब बात यह है कि अगर आप सप्लाईज पे फर्ज करें 8% टैक्स दे देते हैं, तो फिर आप ये करें कि उसका जो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट है ना, जारी बात है वो इधर आप लेकर आएंगे। अब जब रिसीव होगा तो वो फिर आपका काटेगा। इसमें अगर आप कैश बेस यूज़ कर सकते हैं तो फिर तो आपकी बचत हो सकती है। अब अक्रूवल बेस में तो जारी बात है, फिर वो तो जो टैक्स जो डिडक्टेबल होता है वो आपको ऑफर करना पड़ता है, ठीक है। अब आप कहेंगे जी वो अगर टैक्स बाद में करता है तो 2 दफ़ा टैक्स है, तो फिर या तो आप एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लेंगे, जारी बात है। और दूसरी बात यह है कि आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा टैक्स चूँकि पहले मैंने दे दिया हुआ है, तो आप उससे लिखवा लें कि अब दोबारा उस पर टैक्स ना कटे। तो जाहिर बात है कोई ना कोई अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, वरना पार्टी आपको उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं छोड़ेगी, ये आपको देखना पड़ेगा। और उसकी आप फिर बाद में रिफंड की या एडजस्टमेंट क्लेम आप कर सकते हैं। जी जनाब, आगे कौन है जी? आगे सैयद अजहर हुसैन साहब हैं, इजहार हुसैन। वो कह रहे हैं नॉन रेजिडेंट पर 147 नोटिस आया है, क्या करना चाहिए? नो बिजनेस है। नहीं ठीक है, अगर आपकी इनकम कोई नहीं है पाकिस्तान में तो फिर आप जवाब दे दें कि उस पर इनकम ही कोई नहीं, तो 147 नहीं अप्लाई होता। ये आप 147 पढ़ भी लें जाके। तो सैयद इजहार हुसैन अगर आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। आगे रिप्लाई तो तैयब रहमान कह रहे हैं विल इट बी एडजस्टेड और विल बी रिफंडेड बाय चेक। ये तैयब साहब किसकी बात हो रही है? आपने कौन सा मांग लिया टैक्स? एक मिनट, तैयब साहब कह रहे थे वो था, हाँ जी तैयब साहब, उसमें ये है कि अल्लाह आपका भला करे। किधर गया जी सवाल, किधर गया? तैयब साहब वो आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगी ना, वो आप जो एजुकेशन पे करेंगे, बाद में फिर आप इसकी एडजस्टमेंट क्लेम कर लें या रिफंड मांग लीजिएगा, दोनों चीज़ें आपकी हो जाएंगी, लेकिन पहले क्लेम करना पड़ेगा। अच्छा जी, कासिम चौधरी कह रहे हैं ओके हो गया जी। हाँ जी, और कोई सवाल हो जी? अभी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के साथ जुड़ जाए, तो मैं फिर आपको शेयर कर रहा हूँ जी जो अपना YouTube का चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, क्योंकि जितने लोगों तक ये पहुंचेगा, पहले तो 200 प्लस वीडियोस हैं अल्लाह के फजल करम से हमने जो अपलोड की हुई हैं। ये आप लोगों की दुआएं और अल्लाह की मेहरबानी है कि जिसने मौका दिया कि हम ये काम कर सकें। तो ये वीडियोस जो हैं जी पब्लिक एट लार्ज में ये हम शेयर कर रहे हैं। आप जितना इसको आगे शेयर करेंगे उतना इस सदका जारी में आप लोगों का भी हिस्सा पड़ जाएगा जी। इसमें 200 प्लस वीडियोस है, मैं फिर कह रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, सेमिनार्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, लाइव सेशंस हैं जो हमने इसमें किए हुए हैं। इसको सब्सक्राइब भी कर दें और इसको बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, ताकि फ्यूचर में, और ये भी वीडियो ऑब्वियसली ये भी आपको उधर ही हम अपलोड करेंगे, वो भी आपके पास आ रही है जी जनाब। कोई और सवाल हो तो हाँ जी, आगे वो सवाल कर रहे हैं। सैयद सैद अली कह रहे हैं सर प्लीज कंफर्म टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ लीगल फी इन SRV PRA एटसेट्रा, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ स्टे। देखें अभी तो जो पंजाब की अभी जो बात हो रही है, अभी तो वो उधर ही है, वो उसमें स्टे हुआ है। अब इसका जब फाइनल होगा, जाहिर बात है सबको फिर पता लग जाएगा कि आया ये अगेंस्ट गया या फेवर में गया। अभी तो स्टे उसी तरह ही है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। अब कोई नई चीज़ आ गई हो तो मैं अभी कह नहीं सकता, लेकिन अभी उन्होंने लीगल फी के ऊपर स्टे लिया हुआ लोगों ने, अभी वो सेल टैक्स पे नहीं कर रहे हैं लोग, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे एप्लीकेबल है, वो हम पे कर रहे हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं जी जनाब। आगे कौन है जी? अबू बकर टीपू कह रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर्ड इन इनकम टैक्स रिटर्न 2013 रुपीज़ कितना जी? 4.6 बिलियन। अच्छा, नो लोकल रेवेन्यू ऑफिसर issued a recovery notice for agriculture income tax, any solution of this
more that person was in abroad and return was filed online through old portal तो आगे जी ये हो गया more person was abroad return filed online through old portal paral system by some lawyer without taking any authority letter and return was filed in self capacity of taxpayer अच्छा may we deny to own that return by applying to FBR or any other best solution अच्छा previous क्या था जी previous agricultural income was challenged through writs and allowed in High Court before which were later reversed in Supreme Court in the favor of province of Punjab। अब देखें बात ये हो रही है कि अब चूंकि आप चीज़ डिक्लेयर कर चुके हैं अबू बकर टीपू साहब, तो अब आप विड्रॉ जब करते हैं, पहली बात तो ये है कि आप 2013 की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये 13 में शायद 13 ही पहला साल था जब 111 सेक्शन में उन्होंने अमेंडमेंट की थी कि एग्रीकल्चर जो इनकम है अगर आप प्रोविंस को टैक्स नहीं देंगे तो सुबह फिर फिर फेडरल आपसे टैक्स मांगेगा। अब एक और भी बात है कि अगर उन्होंने ये आपसे मांगा है एग्री टैक्स तो इसको यूज़ करें। मेरा ख्याल है कि 2 साल से पीछे तो एग्री जो इनकम टैक्स वाला लॉ है शायद अलाउ नहीं करता पीछे का कोई नोटिस इशू हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि जजमेंट्स कुछ आई हुई हैं कि वो आपसे मांग सकते हैं। अब या तो फिर आप ज़ाहिर बात है आप डिनाइल कर दें कि जी ये हमने उसको पावर नहीं दी है और ये, लेकिन कैसे आया आपके पास ये आपको देखना पड़ेगा। अपने क्लाइंट से पूछें कि वो आपकी मर्जी के बगैर आपकी रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं, ये आपको साबित करना पड़ेगा। इतना सिंपल नहीं होगा, लेकिन एफिडेविट और चीज़ें अगर आप प्रूव कर देते हैं कि ये उनकी मर्जी के बगैर हुआ है और ये, और दूसरा ये भी आप चीज़ चेक करें आपके पास एग्री लैंड इतनी है जिससे इतनी इनकम जनरेट हो सके। आपने 46 लाख इतना जो अमाउंट डाल दी है 46,50,000 रुपये, ठीक है, तो इतनी इनकम के लिए तो लैंड बड़ी ज़्यादा चाहिए होगी भाई। तो इतनी लैंड आपके पास है भी कि नहीं, वो तो वैसे ही कंसीलमेंट बन जाएगी कि इतनी ज़मीन से इतनी इनकम आई कैसे आपको। तो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें अबू बकर टीपू साहब, फिर आप आगे जा सकते हैं, फिर बात की जा सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन इसका आपके जहन में आ गया होगा, तो इसको ओके करते चलें जी। मैं आगे आप लोगों से शेयर कर रहा था, लॉसेस के बारे में बात हो रही थी, तो सैलरी और प्रॉपर्टी इनकम का हो गया था। अब बिजनेस लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। चले मीनवाइल सवाल आ गया जी। सैयद सैद अली साहब कह रहे हैं सर प्लीज एलोबरेट PWWF SWWF स्टेटस एंड लेटेस्ट FBR सर्कुलर ऑन वर्कर्स वेलफेयर फंड। देखिए अभी ओबियसली आपको पता ही है, अब मैटर अभी कुछ लोग इसको सब्जुडाइज कर रहे हैं। अब प्रोविंस के पास तो पावर ये चली गई है, रिस्पेक्टिव प्रोविंस जो है वो आपकी जो रिटर्न की बेस पे इनकम है या टैक्स की इनकम जो हायर होगा उस पर वो 2% जो टैक्स है उन्होंने आपसे कलेक्ट करना है। तो अब ये FBR का इशू तो एज सच ये रहा नहीं है, बहरहाल डायरेक्शन कुछ डिफरेंट आ रही है बीच में, तो पावर चली गई है सूबे के पास। तो बेहतर यही है कि आप प्रोविंस को टैक्स दे दें ताकि ये जो चैप्टर है ना वर्कर्स वेलफेयर फंड वाला, पहले तो हम एडजस्टमेंट ले लेते थे टैक्स के अगेंस्ट, वो दे भी देता था FBR। अब वो FBR की जो एम्पावरमेंट है उसके अंदर से वो बाहर निकल गया है, तो वो प्रोविंस के पास चला गया 18th अमेंडमेंट के बाद। तो बेहतर यही है कि अब आप सूबे को रिस्पेक्टिव को टैक्स पे कर दें। मुझे उम्मीद है कि सैयद सैद अली साहब आपको जवाब मिल गया होगा और कोई ना कोई सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, तो आप उसको यूज़ करते हुए उसके मुताबिक जो है ना, फिर भी मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितनी सजेशन मैं आप लोगों को देता हूँ उसको लीगल ओपिनियन ना समझा जाए, ये जस्ट एक सजेशन है। और इस पर एक्ट करने से पहले आप अपनी लीगल ओपिनियन अपने कंसल्टेंट से ज़रूर ले लें, तभी आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। जुनैद इकबाल हमारे साथ है जी, वो सवाल कर रहे हैं रिसीव नोटिस 147 intimation to pay advance tax. A person is commercial importer, now fall under minimum tax and pay taxes on import stage. So question is, importer is liable to pay further advance tax as demanded in this 147 notice. If no, then kindly advise how to reply the notice and is there any format for reply. देखिए जुनैद इकबाल साहब, बात ये हो रही कि एडवांस टैक्स जो है वो आप क्वार्टरली बेस पे होना होता है। आपने ये करना है कि आप अगले क्वार्टर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, उसको बना के उस पर प्रॉफिट निकालें, जो इंपोर्ट हुई है उस पर जो टैक्स कटा है, दोनों में से जो हायर है वो आप लाइबिलिटी में ऑफर करेंगे, और जितना ड्यूरिंग दी अगर आपका इंपोर्ट पे ही जो कट गया है उतना ही आपका ज़्यादा बनता है तो वो आपने पहले पे कर दिया होगा, तो
तो आप उसको उस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्रॉफिट पे टैक्स फर्ज करें 2 लाख बनता है और इम्पोर्ट पे 1.5 लाख कटा हुआ है, तो फिर बाकी का 50 आपको एडजस्ट या पेमेंट उसकी या तो ड्यूरिंग दी टैक्स पीरियड जो कटा है क्वार्टर में वो एडजस्ट करवाएं, या पिछले रिफंड के अगेंस्ट एडजस्टमेंट लें, या फिर आप बैलेंस नहीं है तो फिर बैलेंस को पेमेंट करवाएं ताकि उसको वो कवर कर सकें। तो ये आपके लिए जुनेद इकबाल साहब जवाब है कि आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस बेस पे और दोनों को मैच करके जो हायर होगा वो टैक्स की लायबिलिटी 4 क्वार्टर्स में आप ज़ाहिर बात है उसको पे करेंगे। जी जनाब जुनेद साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें, और अगर कोई और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लाइव जो क्वेश्चन है वो लिख सकते हैं। अगर आपको फैसिलिटी लाइव शेयर करने की है तो मेरे पास वो मीट का लिंक भी होगा। अगर आप डायरेक्ट बात करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, लिख के करते तब भी ठीक है, आप वैसे करना चाहते हैं तो वैसे भी आ जाएगा। जी सैयद अली कह रहे हैं थैंक यू, आपका शुक्रिया जनाब। कोई सवाल हो तो ज़रूर करें जी, मैं वेट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के सवालों को एंटरटेन करके पब्लिक एट लार्ज में ये चीज़ें जो है उनको पहुँचाई जा सकें। जी जनाब मैं वेट कर रहा हूँ जी आपका, अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर करें। बहरहाल मैंने आपको सैलरी का लॉस और जो प्रॉपर्टी इनकम का लॉस है उसके बारे में बात की। अब थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूँ आपके जो रिलेटेड टू बिजनेस लॉस है उसकी मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। तब तक कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर उसको एंटरटेन कर लेंगे। जी जुनेद इकबाल साहब ने कहा जी जज़ाकल्लाह, चले जी अल्लाह आपको खुश रखे, बड़ी मेहरबानी जी। ये मैं अब आ रहा हूँ जी बिजनेस इनकम के लॉसेस के सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के प्रिंसिपल्स की तरफ। तो पहला ये नॉन स्पेकुलेशन का, इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, एक और सवाल आ गया जी, मेरा सवाल बाद में, बाकी पहले फयाद अहमद साहब कह रहे हैं सर व्हाट अबाउट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नोटिस। जी बिल्कुल जी, वो भी आ रहे हैं, उसको भी देखिए आप। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो लॉ है उसके लॉ के मुताबिक जो उनका इंडिपेंडेंट लॉ बना है उसको देखते हुए उसके मुताबिक उसका जवाब बनाएं, और उसके जो तरीक़ाकार उन्होंने वजह किया हुआ है उसको पढ़ के समझ के, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है लेकिन उसके सेक्शन बाहर आना है, रूल्स भी हैं, उसको पढ़ के उसके मुताबिक उसका जवाब दें। आगे कौन है जी? अतर नवीद कियानी साहब। ओहो, अतर साहब तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी। वो कह रहे हैं गॉड ब्लेस यू, गुड जॉब ऑन संडे। बस अतर साहब क्लास आज थी, हमने वो कंडक्ट की, उसके बाद मैंने कहा चलो लोगों को भी बीच में ले आते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमारे साथ हैं, आपके बड़े कदरदार हैं हम लोग, बड़ा अच्छा वक्त हमने गुजारा हुआ है और इंशाल्लाह ताला आगे भी अल्लाह खैर करेगा जी। अभी जी बिजनेस का जो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस है उसके बारे में बात हो रही थी। बिजनेस इनकम के दो हिस्से हैं, पहला जी नॉन स्पेकुलेशन है और दूसरा स्पेकुलेशन है। जो नॉन स्पेकुलेशन का बिजनेस लॉस है वो आप सेट ऑफ कर सकते हैं किसी भी इनकम के अगेंस्ट जो एनटीआर के अंदर होगी, लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और सैलरी को निकाल के, नंबर 1, ये तो पहला प्रिंसिपल है। दूसरा, इस इनकम के अगेंस्ट आप जो दूसरे लॉसेज हैं वो आप एडजस्ट भी कर सकते हैं स्पेकुलेशन और कैपिटल लॉस को निकाल के। ठीक है, दो बातें होंगी। अब इसका कैरी फॉरवर्ड देख लेते हैं जी। बिजनेस लॉस में ये है ना जी कि अगर बिजनेस का लॉस है तो आप 6 ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, नेक्स्ट सक्सीडिंग 6 टैक्स ईयर फ्रॉम द टैक्स ईयर टू विच इट रिलेट्स, नंबर 1। और 6 साल तक आप इसको अगली बिजनेस इनकम के अगेंस्ट, आप सिर्फ बिजनेस इनकम जो कि नॉन स्पेकुलेशन से होगी उसके अगेंस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ये एडजस्ट हो गया तो ठीक है, वरना ये 6 साल बाद या उससे पहले अगर डेड हो गया तो ये ज़ीरो हो जाएगा जी। अब आ गया जी आगे स्पेकुलेशन बिजनेस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जी एक सवाल आ रहा है, फयाद अहमद साहब कह रहे हैं सर फ्रॉम वेयर वी स्टडी एंटी मनी एक्ट। इसमें लॉ है जी, आप डाउनलोड करके एफबीआर की साइट पे भी आप सर्च करें ना गूगल के ऊपर, तो उसके ऊपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो लॉ है वो पड़ा हुआ है।
वो आप उसको डाउनलोड कर लें और उसमें से उसको स्टडी कर लें, इतना कोई इशू नहीं है उसके अंदर। बहरहाल लेकिन चूंकि वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ उन्होंने बनाना था कि किस तरीके से पैसा पाकिस्तान में आया है, कौन सी ट्रांजेक्शन्स को वो क्या कहते हैं बेनामी है, इस पर बेनामी का लॉ आपका अलग बना हुआ है, और आमले का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो लॉ है वो अपनी जगह पे उन्होंने बनाया हुआ है। तो उसको आप देखें और पढ़ें, उसको स्टडी करें। जी आगे मैं चल रहा हूँ जी, नॉन स्पेकुलेशन, जो स्पेकुलेशन बिजनेस है। ये स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस हो सकता है, और ये लॉस अपने ही हेड के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, आप किसी दूसरे हेड के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। इससे पहले कि मैं कैरी फॉरवर्ड करूँ, एक सवाल आ गया जी। वो कह रहे हैं सर प्लीज एक्सप्लेन ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स गेन ओवर लॉस ऑन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी इन टैक्स रिटर्न वर्किंग। देखिए सैयद सैद अली साहब, इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो ओबियसली वो 37 के अंदर कवर्ड है। उसमें लॉ ये कह रहा है कि अगर आप उस पर लॉस होता है तो गेन होगा या लॉस होगा, तो गेन के ऊपर सेपरेट ब्लॉक में कवर्ड है। 4 साल के बाद अगर आपकी अब टैक्स ईयर पे भी डिपेंड करता है, अगर आप प्लॉट बेच रहे हैं 2020 में तो 8 साल के बाद 0% है, और 4 साल के बाद कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी 0% है। ठीक है, ये तो हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी। और जो मूवेबल है बेसिकली उसमें जो 38(5) के अंदर है, मेडेलियन, ज्वेलरी, फर्स्ट डे कवर, अगर वो है, एंटीक है, तो उसका लॉस तो रिकग्नाइज नहीं होता, लेकिन अगर गेन होगा और 1 साल के बाद होगा तो 25% की छूट मिलेगी और बाकी आपका नॉर्मल टैक्स रिजीम में चला जाएगा। तो सैयद सैद अली साहब, मुझे उम्मीद आपको जवाब मिल गया होगा, अगर मिल गया तो उसको ओके कर दें। फयाज अहमद साहब कह रहे हैं जी थैंक्स सर, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। चले आप, बड़ी मेहरबानी जनाब, आप दुआ कर दें, यही हमारे लिए काफ़ी है। जी जनाब, आगे मैं शेयर कर रहा था आपसे बिजनेस का, स्पेकुलेशन का। अब इसके कैरी फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। ये जी आपका जो अनएडजस्टेड जो स्पेकुलेशन लॉस है वो अपनी हेड के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, और कैरी फॉरवर्ड करके भी अगले 6 सालों में अपनी हेड के अगेंस्ट जो इनकम आएगी, अगर आएगी तो एडजस्ट होगा, वरना 6 साल बाद वो डेड हो जाएगा। जी और कोई सवाल हो तो आप ज़रूर करें जी, मैं आगे चल रहा हूँ। ये जी अब कैपिटल गेन का आ गया एरिया, इसमें ना 4 हिस्सों में ये डिवाइड होगा। पहले मैं पहला करता हूँ, फिर इसको 4 हिस्सों में मैं कवर कर देता हूँ आपको। अगर 37 के अंदर लॉस है आपका, तो आप इसको 37 के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं, और कैरी फॉरवर्ड करके भी, मैं कैरी फॉरवर्ड भी दे देता हूँ। तो वो भी अपनी हेड के अगेंस्ट होगा। ये आपका कैपिटल गेन्स का अगर लॉस होता है तो वो भी आपके पास आ गया। अब इसके 4 है, ये पहला था, अब बाकी 3 और भी। ये जी अब आ गया 37(1)(a) का जी, प्रॉपर्टी वाला, जो अभी शेयर भी हुआ, इन राइटिंग में भी मैं आपको दे देता हूँ। तो ये जो प्रॉपर्टी का लॉस है, किसी भी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एक मिनट जी, सिक्योरिटी थोड़ी गलत टाइप हो गया जी, मैं दोबारा कर देता हूँ इसको। ये मटीरियल गलत कॉपी हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला आपको कॉपी करके देगा जी। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है जी, इसके अंदर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सेट ऑफ नहीं किया जा सकता जी किसी भी दूसरे हेड के अगेंस्ट। मैं आगे चल रहा हूँ जी। अब इसका कैरी, जब वो सेट ऑफ ही नहीं तो कैरी फॉरवर्ड भी इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। ये आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया जी। अब मैं मूवेबल की तरफ चलता हूँ जी।
ये आ गया जी आपका मूवेबल वाला। इसमें लॉ ये कहता है कि जो 38(5) के अंदर है उनका लॉस आप रिकग्नाइज ही नहीं करेंगे, यानी गेन होगा तो टैक्स होगा, और अगर लॉस होगा तो वो ज़ीरो कंसिडर होगा। अब फर्दर, अब चूंकि वो ज़ीरो है तो कैरी फॉरवर्ड भी वो इसमें अवेलेबल नहीं होगा। अब इसका आखिरी और चौथा पॉइंट जी, ये है जी 37 है सिक्योरिटीज का लॉस। पहली बात तो ये कि सिक्योरिटीज में लॉस हो सकता है और आप उसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं जो चार्जेबल टू टैक्स है। अब इसका कैरी फॉरवर्ड मैं आपसे शेयर कर दूंगी। जी टैक्स ये 2019 से सिक्योरिटीज का लॉस भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी चार्जेबल टैक्स के अगेंस्ट आप एडजस्ट करेंगे और कैरी फॉरवर्ड करके भी उन्हीं सिक्योरिटीज के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे जो चार्जेबल टैक्स है, लेकिन 3 साल के लिए। तो ये तो थे जी 4 हेड्स। अब अदर इनकम और फॉरेन लॉसेज है वो मैंने शेयर करना है जी। ये अदर इनकम वाला जी पहले सेट ऑफ, इसमें आप नॉर्मल टैक्स जी में सेट ऑफ कर सकते हैं किसी भी दूसरे हेड के अगेंस्ट। लेकिन इसमें आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अदर इनकम में। तो ये 5 हेड्स थे जी। अब फॉरेन लॉसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरा आज का जो लास्ट पॉइंट है। ये फॉरेन लॉसेस आप फॉरेन इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज अलाउड नहीं है। अब इसका कैरी फॉरवर्ड देख लेते हैं जी। और कैरी फॉरवर्ड करके भी ये फॉरेन इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा, अदरवाइज नहीं है। मीनवाइल एक सवाल आ गया जी, शहजाद बलोच सवाल कर रहे हैं, सर प्लॉट इनहेरिटेड रिकॉग्नाइज इन वेल्थ स्टेटमेंट ऑन जीरो वैल्यू व्हेन सोल्ड, हाउ व्हेन सोल्ड, किधर गया जी ये सवाल कर, व्हेन सोल्ड हाउ कैन वी एडजस्ट इट इन वेल्थ। देखिए शहजाद बलोच साहब, आप ऐसे करें, अगर आपको ज़ीरो वैल्यू पे आया था तो आपने फ़र्ज़ करें उसको बेच दिया, फ़र्ज़ करें 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख का पूरा गेन आप निकाल लें, वो आपका रिकन्सिलिएशन में भी आ जाएगा और आपका जो कैश फ्लो में भी पैसा आ जाएगा। ये तो हो गया वेल्थ की हद तक। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में आपने जाके क्या करना है, वो आप क्या करेंगे कि वहाँ पे आप जिस डेट पे आपको ये एसेट विरासत में आया था उस डेट की फेयर मार्केट वैल्यू आप चेक करेंगे। मार्केट में अगर आप खरीदते तो कितने का मिलता, मसलन अगर आपको 3 साल पहले एसेट मिला था, वो मिला था अगर आप खरीदते तो 10 लाख का मिलता, आज आपने उसको 30 लाख का बेचा है, तो वो 10 लाख आपने माइनस करना है इस 30 लाख में से। तो फिर बाकी का जो 20 लाख होगा वो इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए गेन होगा। फिर उस पर आप देखेंगे कि ये इस पर टैक्स लगना है कि नहीं लगना है। तो ये एक तरीका है, इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आपका गेन डिफरेंट होगा और वेल्थ स्टेटमेंट पर्पज़ के लिए आपका गेन डिफरेंट होगा। तो शहजाद बलोच साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा जी जनाब। एंड पे है जी अब नईम गौरी साहब हम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैन्युफैक्चरर अगर अपने माल, क्या जी, अपने माल की बायर को 1 लाख से कम का माल सेल करे तो NIC का नंबर देना होगा, ज़रूरी है कि नहीं। देखें बात ये हो रही है, मैं आपको बताता चलूँ, वो फैसिलिटी जो 1 लाख वाली है ना वो रिटेलर के लिए है, अदरवाइज तो ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आपको वो उसके बगैर वो करने नहीं देगा, वरना इनपुट आपका नईम गौरी साहब, इसको ज़रा नोट करें, सेक्शन 8 है मेरा ख्याल है जिसमें उन्होंने कहा है
कि जी आपको जो उसका जो CNIC नंबर है वो देना लाजमी कर दिया हुआ उन्होंने, तो उसको देखिए आप। रिटेलर वाला बेनिफिट आप नहीं ले सकते कि 1 लाख के अंदर अगर है तो वो CNIC के बगैर कर सकता है। जी नईम गौरी साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दें। जी जनाब, टाइम अब चूँकि रनिंग शॉर्ट है, कोशिश कर रहे हैं हम 45-50 मिनट या 1 घंटे का सेशन करके। अगर कोई आपका सवाल आता है तो आप ज़रूर कर लें, मैं वेट कर लेता हूँ जी, वरना इसको हम इधर ही क्लोज़ कर देंगे। जनाब मैंने पहले भी कहा कि हमने एक जो चैनल बनाया हुआ है, मैं दोबारा कर देता हूँ। जी ये चैनल हमारा है जी, 200+ वीडियोस इस पे अपलोड हुई हैं, और ये भी इंशाल्लाह वीडियो उस पे हम अपलोड कर देंगे। तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जितना आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन को क्लिक करेंगे, तमाम वीडियोस ऑटोमेटिक आपके पास आएंगी, और इस सदका जारिया में आप लोगों का भी हिस्सा पड़ जाएगा। जी शहजाद बलोच साहब कह रहे हैं थैंक यू, आपका शुक्रिया जनाब। मैं देखें आपके कॉन्टेक्ट के लिए मैं आप लोगों का ही मोहताज हूँ। आप लोग इसको आगे पहुँचाएंगे तो वो जा सकता है, आपकी मर्ज़ी के बगैर तो ये नहीं आगे जाएगा। तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जितना आपका नेटवर्क है उसके अंदर मैक्सिमम, इसमें ना कोई नेगेटिविटी है, ना कोई कमीशन है, ना कोई एक्सपेंस है। आपको घर बैठे इंफॉर्मेशन मिलेगी, अपने आप को अपडेट रखें, दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ और अपना भी फ़ायदा आप साथ साथ करें। तो मुझे उम्मीद है जी काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा। अब मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है तो लॉसेस के बारे में आज मेरा टॉपिक था, जो मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज और फॉरेन इनकम के बारे में आपसे शेयरिंग की, प्लस आपके क्वेश्चन आंसर्स का जवाब दिया, और प्लस अब हमने चैनल जो आपको है यूट्यूब का वो शेयर कर दिया है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है तमाम दोस्तों से कि उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, क्योंकि जितने लोगों तक ये पहुंचेगा कि इस सदका जारी में आप लोगों का भी हिस्सा पड़ जाएगा। उसमें हमने, मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, हम लोगों ने अपनी जो बुक है 2019 और 2020 उसको PDF में उसका लिंक और बुक्स भी हमने अपलोड कर दी हैं, तो आप वो बुक्स को भी इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। शहजाद बलोच कह रहे हैं जी, एक सवाल है, ए प्रॉपर्टी इज परचेज बाय ट्रस्ट बट इन द नेम ऑफ चेयरमैन, इज इट फेयर इन इनकम टैक्स लॉ? देखें शहजाद बलोच साहब, ये अलाउड नहीं है। आपने ट्रस्ट ने अगर प्रॉपर्टी ली है तो चेयरमैन के नाम नहीं होगी, वो आप ट्रस्ट के नाम ही खरीदें, क्योंकि उसमें लिखा होता है ट्रस्ट डीड के अंदर कि आप इसके पैसों को किसी और पर्पज़ या किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बेहतर यही है कि आप इस प्रॉपर्टी को पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लें, क्योंकि अगर ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है तो फिर ट्रस्ट के नाम ही इसको ट्रांसफ़र कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये लीगली मतलब आप वैसे तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, पैसे दिए हुए हैं, लेकिन चूंकि पैसा ट्रस्ट का है तो वो बंदे के नाम पे चीज़ नहीं आएगी, वो ट्रस्ट के नाम पे आएगी, वरना वो आपके लिए टैक्स ऑफिस वाले बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। जी शहजाद बलोच साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो वैसे तो कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डायरेक्टर के नाम पे भी एसर लेती है, लेकिन चूंकि वो कमर्शियल एक्टिविटी है और उनका अपना पैसा है, यहाँ पैसा लोगों का है, यहाँ डोनेशन आई हुई है, तो बेहतर यही है कि आप ट्रस्ट के नाम पे लें, वरना आप ट्रस्ट डीड की वायलेशन कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी वो अप्रूवल और वो उसमें आपको कल को टैक्स ऑफिस वाले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अदरवाइज कोई कमर्शियल इदारों में डायरेक्टर्स के नाम पे भी चीज़ें ली जाती हैं। तो शहजाद बलोच साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको आप ओके कर दें। जी जनाब, मैं उम्मीद करता हूँ जी कि काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा। 12 मिनट और है जी, एक घंटे की पूरी वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और इसको इंशाल्लाह ताला जो मैंने अभी चैनल आपको बताया है उसके ऊपर भी अपलोड कर देंगे, और आने वाली वीडियोस भी इंशाल्लाह करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे साथ कर लीजिएगा। जी जनाब, मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा और दूसरे लोगों तक भी ये चीज़ पहुँचेगी। मैंने बुक्स की फिर बार मैं कह रहा हूँ, मैं बुक्स के बल्कि आपको लिंक भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो रही। ये जनाब बुक्स के लिंक्स हैं जो हमने इस पे यूट्यूब पे अपलोड किया है, और उसके PDF का लिंक भी साथ, इसको वीडियो आप ओपन करेंगे तो साथ आ जाएगी।
जी ये 2020 और 2021 दोनों किताबें हैं जी। दोनों के लिंक्स मैंने आपको यूट्यूब पे जो मैंने चैनल बताया है वो मैंने शेयर कर दिए हैं, ताकि और प्लस हमने ना टैक्स मैनेजर का कोर्स भी शुरू किया है। मैं उसका भी लिंक आपको, एक वीडियो हमने बनाई हुई है वो मैं शेयर कर देता हूँ जी आप लोगों से। जी ये मैं शेयर कर रहा हूँ, हमने एक वीडियो अपलोड की हुई जी, अपने टैक्स मैनेजर का कोर्स है जो पिछले 5-6 साल से हम कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये लिंक भी मैंने उसका दे दिया है, आप इसमें तमाम, इसके अंदर हमने कॉन्टैक्ट नंबर हर चीज़ इसके अंदर दी हुई है। अगर कोई भी बंदा उसको ज्वाइन करना चाहे तो इस वीडियो को देख ले, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने अपलोड कर दी है। और फर्दर इसके अंदर जो हमारा फेसबुक पे भी जो पेज बना हुआ है वो भी हमने इसमें शेयर किया हुआ। ये जहाँ से हम आपको लाइव शेयर कर रहे हैं ये फेसबुक का पेज ही है, इसमें हमारी एडवर्टीजमेंट सारी पड़ी हुई है। शहजाद बलोच साहब कह रहे हैं चर्च इज कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस प्रॉपर्टी परचेज इन द नेम ऑफ चेयरमैन। देखिए बात वही है शौकत शहजाद बलोच साहब, बात ये हो रही है कि ट्रस्ट जब बनाया जाता है तो उसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो फिर अल्टीमेटली ज़ाहिर बात है आपने ट्रस्ट को ही ट्रांसफ़र करनी। अगर आपने वक्फ नहीं की हुई है तो फिर कंस्ट्रक्शन की हद तक फिर आप एसेट जो होगा, देखिए पैसे किसके हैं, सवाल तो ये है। शहजाद बलोच साहब पहले तो ये बताएं पैसे किसके हैं। अगर तो पैसे उनके पर्सनल हैं तो फिर बात और, लेकिन अगर वो चर्च के पैसे हैं तो फिर ज़ाहिर बात है प्रॉपर्टी फिर चर्च के नाम पे ही आएगी, वो चेयरमैन या किसी और मेंबर के नाम पे नहीं आ सकती है। वो टेक्निकली उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। अदरवाइज तो पैसा खर्च कर सकते हैं आप, लेकिन यूजेज उसका जो है ना वो आपकी एग्जम्पशन पे या टैक्स क्रेडिट में, कल को आपने एग्जम्पशन लेनी है 100C की, तो उस सूरत में फिर आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी कि ये जो प्रॉपर्टी पे पैसा किसका था, किसने इस्तेमाल किया, तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो शहजाद बलोच साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दें। बाकी जी आप सिर्फ तकरीबन 8 मिनट और है, 1 घंटे की पूरी वीडियो हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर लें, तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूँ, वरना मैं कोई पॉइंट है मैं और शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से। मैं आपको रेलिवेंट सेक्शन दे देता हूँ जी जो आप लोगों ने स्टडी करने हैं। ये सेक्शन मैंने इनकम टैक्स लॉ के कोड कर दिए जो 56 से लेके डिफरेंट सेक्शन हैं जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड है। आपको जो मैंने अभी सारा बताया है वो सारे इन्हीं के थ्रू आए हैं, तो आप इसको भी स्टडी कर लें ताकि आपको मटेरियल के साथ साथ ऑर्डिनेंस के रेफरेंसेस भी मिल जाएं। तो ये मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ जी, आप इसको यूज़ करके तो अपनी स्टडी को मज़ीद स्ट्रेंथ जो है वो दे सकते हैं। जी जनाब, अब टाइम इज़ रनिंग शॉर्ट जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लें। आई एम वेटिंग फॉर दी क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। तो अभी तकरीबन कोई 8-1 मिनट 7 मिनट तकरीबन बाकी हैं, तो तब तक यही है कि मैंने आपको बताया इसके अंदर ओवरऑल क्या है। हमने यूट्यूब चैनल का बताया, आपको बुक्स का बताया है, वीडियो जो बनाई है वो बता दिया है, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको दिए हैं, उसके बाद जो लॉसेस से रिलेटेड कनेक्टेड पॉइंट थे 5 हेड्स ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, वो आपके साथ शेयर हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें इस वीडियो के अंदर अपलोड हुई हैं। मज़ीद अगर कोई और क्वेश्चन अगर कोई बंदा करना चाह रहा है तो वो क्वेश्चन कर सकता है, और अगर आप लाइव क्वेश्चन करना चाहें तो वो भी आपको मैं उसका लिंक भी मीट का अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी मिल जाएगा, तो आप लाइव भी क्वेश्चन आके कर सकते हो। अभी आप पहले टाइप कर रहे हैं फेसबुक पे, तो शहजाद बलोच ने कहा जी शुक्रिया, आपका शुक्रिया जनाब। कोई सवाल हो तो ज़रूर करें जी, मैं वेट कर रहा हूँ ताकि इस 1 आवर के लेक्चर को पूरा इफेक्टिवली हम यूज़ कर सकें। मीनवाइल मैं कुछ चीज़ निकाल लेता हूँ जी, सेक्शन भी हो गया आपके पास। एक और पॉइंट है जी, मैं आपसे, अच्छा मैं शेयर करता हूँ।
अब पॉइंट आ रहा है जी, ऑर्डर क्या होगा, किस ऑर्डर में लॉस को सेट ऑफ किया जाएगा। सबसे पहला जी, फर्स्टली कंप्यूट इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, अंडर एनटीआर है। ईच हेड ऑफ इनकम इवन वे देयर इज ए मोर देन वन सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। तो पहले सबसे पहले हर हेड ऑफ इनकम को कैलकुलेट करें। दूसरे फेज में सेकेंडली करंट ईयर लॉसेज अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम एज स्टेटेड अबव इन फर्स्ट चार्ट जो आपके ऊपर कहा था, shall be set off against current year income, but the loss under the head business income under normal tax regime shall be set off last, that is after set off head of income as stated above in the first chart। देखें, क्योंकि उसकी लाइफ जो पीछे से आ रहा लॉस वो पहले एडजस्ट होगा, क्योंकि उसकी 6 साल की लाइफ एक्सपायर हो रही है। जो करंट ईयर में है उसको उससे भी पहले करना है, क्योंकि वो उसकी लाइफ ही 1 साल है। उसके बाद पिछले वाला, फिर करंट ईयर का जो लॉस होगा वो, और प्लस ये दो स्टेप पहले हो गए। तीसरा क्या है जी, ये तीसरा जी। अब थर्डली क्या होगा, अब बिजनेस जो है प्रीवियस ईयर्स वाला एक्सक्लूडिंग टैक्स डेप्शन ब्रॉड फॉरवर्ड जो है वो करंट ईयर बिजनेस इनकम के केस एडजस्ट करेंगे, एक्सक्लूडिंग डेप्शन करंट ईयर की और ब्रॉड फॉरवर्ड। और लास्ट में क्या है जी, लास्ट में फिर ये है कि आप एंड पे डेप्शन रखेंगे। देखिए, जिसकी लाइफ 1 साल थी वो सबसे पहले एडजस्ट हुआ, फिर जिसकी 6 साल है एक्सपायर हो रही है फिर वो एडजस्ट हुआ, फिर करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन और ब्रॉड फॉरवर्ड है उसकी लाइफ अनलिमिटेड है, वो आपका चला गया एंड पे, क्योंकि उसकी लाइफ अनलिमिटेड है। तो जिसने पहले सेट ऑफ होना वो पहले आएगा, जैसे करंट ईयर वाला है, फिर आपका बिजनेस लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड है, फिर एंड पे डेप्शन करंट ईयर की ब्रॉड फॉरवर्ड जो है वो एडजस्ट की जाएगी, क्योंकि उसकी लाइफ अनलिमिटेड होती है। तो ये एक सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में लॉसेस को सेट ऑफ किया जाता है, ताकि जो पहले निकलना है वो पहले एडजस्ट हो, और जो बाद में आना है उसको बाद में रखा जाएगा। अब मैं अगर उल्टा कर दूँ, डेप्शन को मैं पहले ले आऊँ, तो फिर 1 ईयर वाला डेड हो जाएगा, 6 साल वाला भी पहले डेड हो जाएगा। तो डेप्शन की तो लाइफ ही अनलिमिटेड है, तो वो एंड पे ही जाएगी। और जो 6 साल वाला है उसके, ये इसी तरह है कि अगर 3 बंदों को सजा होती है, एक को 1 साल, एक को 6 साल और एक को अनलिमिटेड, तो सबसे पहले 1 साल वाला जाएगा, फिर 6 साल वाला, और फिर ओबियसली अनलिमिटेड जो या जो भी उसका ड्यूरेशन है 6 साल से ज़्यादा का वो जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस है याद रखने के लिए कि आप लॉसेस को सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करके कैसे करेंगे। जी मैं लास्ट मिनट्स हैं जी, कुछ अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर शेयर करें, वरना फिर वीडियो को मैं इधर ही क्लोज करूँगा जी, क्योंकि तकरीबन 1 घंटा जो है वो होने वाला है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने शेयर की हैं, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा, और इंशाल्लाह ताला हम इसको कैरी भी करते रहेंगे। जब जब टाइम हम लोगों को मिलता रहेगा, हम इस वीडियोस को और चीज़ों को आप लोगों के साथ लाइव जो है क्वेश्चन आंसर विद आप टैक्सेस की अपडेट जो है वो हम शेयर करते रहेंगे। लेकिन फिर वही लास्ट रिक्वेस्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि हमारा जो चैनल है जो मैंने ऊपर आपको रेफ़र किया है, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम फ़ायदा खुद भी उठाएं और दूसरों को भी दें। अब आज तक के लिए इतना ही है जी, अब मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।